खबर गाजीपुर से, जहां मुख्तार के घर शोक संवेदना प्रकट करने पहुंचे पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने बयान देते हुए कहा कि हमने कल्पना नहीं की थी कि ऐसे माहौल में गाजीपुर आना पड़ेगा। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि देश में ऐसा शासन होगा। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि मुख्तार के निधन से कई सवाल खड़े हुए हैं। परिवार के लोग लगातार आशंका जता रहे थे कि वे जेल में सुरक्षित नहीं है। वहीं धर्मेंद्र ने कहा कि सपा पूरी तरह मुख्तार के परिवार के साथ खड़ी है। यूपी में न्यायिक अभिरक्षा में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लगातार न्यायिक अभिरक्षा में सुनियोजित संस्थागत हत्याएं हो रही हैं। वहीं धर्मेंद्र ने कहा कि मुख्तार अंसारी से पहले अतीक अहमद, अशरफ, मुन्ना, बजरंगी, विकास दुबे की हत्याएं हुई। वहीं धर्मेंद्र ने कहा कि मेरी मांग है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले और इस मामले में हाई कोर्ट के वर्तमान जज से जांच कराई जाए। धर्मेंद्र ने कहा कि मुख्तार के परिवार की रगों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का खून दौड़ रहा है। ओवैसी पल्लवी पटेल के गठबंधन पर बोलते हुए धर्मेंद्र यादव ने कहा कि चुनाव के समय बहुत से गठबंधन बनते बिगड़ते हैं। पल्लवी पटेल आज भी सपा की विधायक है। इंडिया गठबंधन पर बोलते हुए धर्मेंद्र यादव ने कहा कि यूपी में अखिलेश इंडिया गठबंधन के खेवनहार हैं। यूपी राहुल और अखिलेश का मान सम्मान बढ़ाएगा। वहीं धर्मेंद्र यादव गाजीपुर के मोहम्मदाबाद स्थित मुख्तार के घर पहुंचे थे, जहां उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर शोक व्यक्त किया। वो कब्रिस्तान भी पहुंचे और मुख्तार की कब्र पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। गाजीपुर क्या पूरे देश के लोग जानते हैं गाजीपुर क्यों आना पड़ा। और हमने कभी कल्पना नहीं करी थी कि इस तरह के माहौल में भी गाजीपुर आना पड़ेगा। जो घटना हुई पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी साहब के साथ, जो उनका निधन हुआ, और निधन ही नहीं, उनके स्वाभाविक निधन होता तो एक अलग बात थी। जिस तरीके के सवाल उस निधन के साथ जुड़े हैं, मैं समझता हूँ देश में कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। लगातार उनके परिवार के लोग न्यायालय में अर्जी लगा रहे थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक उनकी अर्जी इस बात को लेकर गई थी कि जेल में रह के वो अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश शासन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने एफिडेविट दिया, और उनके एफिडेविट पर विश्वास करके माननीय न्यायालय ने डायरेक्शन दिया कि उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य का इंतजाम रखना
सरकार की जिम्मेदारी है, इस बात का सरकार ने एफिडेविट दिया कि करेंगे। लेकिन बावजूद इसके जो परिजनों से मिलने के बाद सभी चीज़ों को जो समझने का मौका मिला, जितना मैं समझा, उनके परिवार में उनके बड़े भाई और इस क्षेत्र के बहुत जिम्मेदार नेता, वर्तमान सांसद भी हैं, पहले भी रहे, कई बार के विधायक आदरणीय अफजाल साहब से बात हुई, परिवार के और साथियों और लोगों से, परिवार के लोगों से बात हुई, उनके बेटे उमर साहब से हुई, मनु से हुई। सभी लोगों से मिलने के बाद जो महसूस हुआ, मैंने इस तरह की शासन देश में कभी होगा इस बात की कल्पना नहीं की थी कि न्याय का विरक्षा में रहते हुए, जेल में रहते हुए, प्रशासन द्वारा या प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट देने के बावजूद इस तरह से उनकी डेथ हुई है, इस बात की कल्पना कोई नहीं कर सकता। और जैसा कि घटना दर घटना है, मैं समझता हूँ आप सब गाजीपुर के जिम्मेदार साथी हैं, प्रतिनिधि हैं, आप लोगों को मुझसे बेहतर पता होगा। मुझसे भी बहुत सारी चीज़ें, मुझे तो कुछ समय उन लोगों के बीच बिताया तो कुछ बातों को जानकारी मिली। आप लोग लगातार उनके बीच रहे होंगे, गाजीपुर के लोगों के बीच रहे, बात की होगी आपने, मुझसे बेहतर आपको पता हुआ इस बात को, कैसे कैसे घटनाएं हुई। 19 तारीख को से लगातार शंका इस बात की चल रही थी, जो चर्चा है, और 25 तारीख तक अस्पताल नहीं भेजा गया। 25 की रात को 2 बजे टेलीग्राम आता है आपके मोहम्मदाबाद थाने में कि उनकी हालत गंभीर है, परिवार के लोग जल्दी संपर्क करें, और अगले ही दिन शाम 4 बजे वापस जेल में भेज दिया जाता है। जो व्यक्ति आईसीयू में हो, जो व्यक्ति ऑक्सीजन से लेके तमाम सपोर्ट लेके हॉस्पिटल में हो, क्या आप इमेजिनेशन कर सकते हैं कि 14 या 18 घंटे के अंदर पूरी तरह स्वस्थ होके वापस बैरक में रहने योग्य हो जाएगा? तो ये मामूली बातें नहीं, ये बहुत गंभीर न्याय का विषय है, जांच का विषय है। और मेरी साफ मांग है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसमें सो मोटो लेना चाहिए, और कम से कम माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग न्यायाधीश के स्तर से पूरे मामले की, पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए, और जो दोषी लोग हैं उन पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इस तरह संस्थागत और ना इस तरीके से न्याय का विरक्षा में रहते हुए प्रदेश में घटनाएं जो हुई हैं, एक अभी केवल मुख्तार जी की ही नहीं हुई है, उससे पहले अतीक अहमद साहब की हुई, उनके भाई अशरफ की हुई, उससे पहले विकास दुबे की हुई, उससे पहले मुन्ना बजरंगी की हुई। लगातार न्याय का विरक्षा में रहते हुए लोगों की जो सुनियोजित और संस्थागत हत्याएं हो रही हैं, ये देश और प्रदेश के लिए बहुत गंभीर चिंता का विषय है। और गाजीपुर के लोगों, आप लोग बहुत जागरूक लोग हैं, और मैं समझता हूँ वैचारिक चीजों की वानगी है गाजीपुर, ये पूर्वांचल की धरती। आज आप लोगों को इन मुद्दों को बहुत गंभीरता से, बिना राग द्वेष के, बिना पक्षपात से, सच्चाई के साथ उठाना चाहिए। मैं आप सबसे अपील करूंगा। प्रथम दृष्टया क्या लगता है मुख्तार अंसारी वाले मामले में? देखिए, मैं जो परिवार के लोगों ने बताया वो मैं आपको बता चुका हूँ। आज आप गए थे अंसारी साहब के घर, क्या बताया लोगों ने? मैंने यही तो बताया, मैंने आदरणीय अफजाल अंसारी साहब को कोट किया आपके सामने, और ये घटनाएं जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये सारी घटनाएं उन्हीं के जुबान से मैं सुनने के बाद आप सबके बीच अपनी बात को रख रहा हूँ। परिवार के लोगों को पूरी की पूरी शंका है कि उनकी ये स्वाभाविक मृत्यु नहीं है। जिस बीमारी का हवाला दिया जा रहा है वो बीमारी स्वाभाविक नहीं है। वो इस बात की शंका जाहिर कर रहे हैं, हो सकता है ऐसी परिस्थितियां पैदा की हों कि कहीं ना कहीं ये बीमारी बढ़ी हो। लेकिन जहां माननीय न्यायालय में एफिडेविट दे रखा हो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम द्वारा, वहां पे अगर इस तरह की बात होती है तो बहुत, मैं समझता हूँ अफसोसजनक के साथ साथ बहुत चिंता की बात है कि आखिर देश कानून से चलेगा कि नहीं चलेगा। देश कुछ लोगों की मर्जी से ही चलेगा क्या, कुछ लोगों की मानसिकता से ही चलेगा, या देश कानून के साथ या जो न्यायिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से गुजरते हुए चलेगा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो रिपोर्टें आ रही हैं मीडिया की तरफ से कि हार्ट अटैक से डॉक्टर ने बताया, नहीं, बहुत सारी बातें जो सरकार नहीं कह रही है वो उनके परिवार के लोग कह रहे हैं। जी। आप एक बहुत जिम्मेदार समाज के नागरिक हैं, हम आप सभी, क्या परिवार की इन सब बातों को अनदेखी किया जा सकता है इतनी बड़ी घटना में?
क्या हम में से किसी के परिवार के साथ भगवान न करे कभी ऐसी नौबत आए, क्या आप अनदेखी कर पाएंगे इन बातों को? इसी समाज बहुत संवेदनाओं से बना है। समाज कानून से चलता है। कानून के रास्ते से चलने के साथ साथ जिस तरह से एफिडेविट देने के बावजूद, आप मुझे बताइए 2 बजे आप पता करिए, यहाँ से जाइए, आपके 20 किलोमीटर दूरी पे मोहम्मदाबाद थाना, 19-20 की रात में 2 बजे 25 की रात में, 25-26 की रात में टेलीग्राम आया कि नहीं आया कि हालत नाजुक है? क्या समीक्षा का भी लोगों को मौका मिल रहा है? अगर कैंडिडेट हट जाते तो शायद समीक्षा का मौका ना होता। वो दम भर रहे हैं कि पिछली बार से ऐतिहासिक जीत होगी, आप क्या बता रहे हैं? नहीं, हम लोग इसमें के नहीं है दम भरने वाले। हम तो आजमगढ़ की सरजमी को और वहाँ के लोगों को सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं कि वहाँ के लोगों ने हमारे समाजवादी आंदोलन को बहुत मजबूती देने का काम किया। आजमगढ़ के लोगों ने, गाजीपुर के लोगों ने भी किया। और आजमगढ़ ऐसी शानदार सरजमी जहाँ से सदैव नेताजी स्वयं सांसद रहे, आदरणीय अखिलेश यादव जी सांसद रहे हों, उन लोगों से पहले, हमारे बड़े नेताओं से भी पहले स्वर्गीय चंद्रजीत जी, स्वर्गीय राम नरेश जी वहाँ से सांसद रहे हों, स्वर्गीय राम बच्चन जी की कर्मभूमि रही हो, तो वो शानदार सरजमी है समाजवादी। सर इस बार बुआ जी अलग लड़ रहे हैं। अब लड़ रही तो लड़ सकती है, वो तो फैसला उनका है। उसका क्या असर आएगा? नहीं, कोई असर नहीं आएगा। लोग देख रहे हैं, लड़ाई सीधी है, बीजेपी को हटाने की है, और बीजेपी को हटाने के लिए कोई संघर्ष कर रहा है तो हमारा इंडिया गठबंधन, और उस इंडिया गठबंधन का कोई खेवनहार है उत्तर प्रदेश के मैदान में तो माननीय अखिलेश यादव जी है। मुख्तार अंसारी की मौत का सरकार को फायदा मिलेगा या खामियाजा भुगतेगी? ये न सवाल आपको करना चाहिए और न इसका कोई जवाब बनता है। हम संवेदनशील इंसान हैं, हम उस विचारधारा के नहीं हैं जो इस तरह की घटनाओं में राजनीतिक गुरदोष या फायदे नुकसान नापे। हम बहुत संवेदनशील इस मामले। धर्मेंद्र जी, पिछली लोकसभा में अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों एक साथ चुनाव लड़ी थी और बहुत आप देख रहे हो कि इतनी सीटें आपने पाई थी, और इस बार बीजेपी 80 की 80 सीट जीत का दावा कर रही है। अगर बीजेपी के दावों को आप इतना गंभीरता से लेते हैं मेरे पत्रकार साथी, तो आप बीजेपी के उस दावे को भी गंभीरता से लीजिए और उसका हिसाब किताब भी लीजिए, राजनीतिक व्यक्ति का या राजनीतिक दल का या उनके घोषणा पत्र का या दावों का, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। आखिर बीजेपी के उन दावों का क्या हुआ? जिन दावों में बीजेपी ने कहा था कि किसानों की आमदनी हम दूनी करेंगे, उन दावों का क्या हुआ? जिन दावों में बीजेपी के लोगों ने कहा था हम महंगाई कम कर देंगे, पेट्रोल डीजल का दाम बहुत नीचे ले आएंगे, क्या वो दावे सच हो गए? बीजेपी के लोगों ने ही कहा था, उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अपमान करते हुए कहा था, उनका अपमान करते हुए कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी की उम्र की तरह डॉलर की कीमत में रुपया बढ़ता चला जा रहा है। कहा था या नहीं कहा था? पत्रकार मित्रों, आप पे रिकॉर्डिंग होगी। आखिर उन दावों का क्या हुआ? आखिर उन दावों का बीजेपी का क्या हुआ जिन दावों बीजेपी के लोगों ने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा? मैं बीजेपी के जो भी साथी हों उनसे पूछना चाहता हूं, और आप लोग कोई पूछ सके तो पूछिएगा, मेरे नाम से पूछिएगा कि आखिर देश बिकने की बीजेपी की परिभाषा क्या थी? जहां रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बीमा बेच दिया, सरकारी बैंकें बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, बड़ी से बड़ी कंपनियां बेच दी। आखिर बीजेपी के लोगों की नज़रों में देश बेचने की परिभाषा क्या है? तो बीजेपी का जो दावा पिछले 14 से लगातार अलग अलग चुनावों में अलग अलग मौके पे होते रहे हैं, उन दावों में अगर सच्चाई हो तो हम 400 पार के दावा उनका स्वीकार कर लें। और उन दावों में जो हालत है, जैसे हमारे यहाँ पे हम इंतजार कर रहे थे खाता खुलवा के 15 लाख आएंगे, आप में से बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे 15 लाख आ जाएंगे। अगर वो दावे उनके सच निकले हों तो ये दावा सच मान लो, और अगर वो दावे सच नहीं निकले हों तो बीजेपी के किसी दावे को जनता गंभीरता से नहीं लेती है। सर, पिछली बार लोकसभा चुनाव में 2 युवाओं का साथ फिर रहा, यानी कांग्रेस में राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, तो इस बार भी 2 युवा फिर साथ में है, तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत ऐतिहासिक परिणाम आएगा? उत्तर प्रदेश से तो आएगा ही आएगा, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश से आएगा। और जैसा कि उत्तर प्रदेश के बारे में पूरे देश में एक मान्यता है कि उत्तर प्रदेश जिधर चल निकलता है सरकार दिल्ली में उसी की बनती है, तो इस बार उत्तर प्रदेश बीजेपी को हटाएगा,
इंडिया गठबंधन को लाएगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी की और राहुल गांधी जी के मान और सम्मान को हमारा प्रदेश बढ़ाएगा। लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष का ये कहना है कि वो जहां भी सपा के प्रत्याशी उनका प्रचार नहीं करेंगे। अजय राका ये मुझे जानकारी नहीं है और उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, क्यों कहा है, मुझे जानकारी नहीं, इसलिए मैं उस पर कोई बात का न सकारात्मक न नकारात्मक कोई बात मैं उस मामले में नहीं कहूंगा। बसपा के गठबंधन टूटने अभी से कोई अभी असर अभी नहीं है। अभी अभी कल ही रामलीला में कांग्रेस और समाजवादी नेता सब साथ थे दिल्ली में। अब मुझे नहीं मालूम कौन से परिप्रेक्ष्य में क्या बात आप लोगों ने उठा ली। कई बार आप लोग भी तो सब कुछ अच्छा चलता है तो आपको दिक्कत होती है। बसपा गठबंधन टूटने से कोई मतलब बसपा का बना कहाँ था कि टूटा है? 2019 में बना तो 19 के बाद 22 की परफॉर्मेंस क्या रही? आप ही की जेल में उठाइए, आप ही की जेल में उठाइए। अखिलेश जी का आना है सर इधर? ऑलरेडी हर्षित जी अभी टिकटों में और तमाम रणनीति में व्यस्त हैं और बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। सर, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी कह रही है कि ऐसा कोई काम आप लोग मत करिएगा, जनता से अपील कर रही है कि श्री राम मंदिर बन चुका है और राम के सामने आप नजर न मिला पाए। किसने कहा है? विपक्ष के लोग कह रहे हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं, जगह जगह। नहीं, बीजेपी के लोगों को छोड़िए, इनकी बातों को छोड़ ही दियो, सवाल इनसे मुद्दों पे करो। और पत्रकार मित्रों, आपकी भी जिम्मेदारी है और आपका भी इसी में हित है और आपका भी इसी यही कर्तव्य है देश के लिए भी। हम राजनीतिक लोगों के साथ साथ आपकी भी जिम्मेदारी यही बनती है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पर, क्योंकि बीजेपी के लोग लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। बीजेपी के लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान को सिर्फ इसलिए खत्म करना चाहते हैं कि उस संविधान में समाज के हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले हैं, समान अवसर मिले हैं, समान न्याय मिला है, समान मौका मिला है। और यदि कोई दबा है, कुचड़ा है, समाज में बैक बेंचर बनाया गया है तो उसको आगे लाने का एक इंतजाम है, जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें भारतीय जनता पार्टी का भरोसा नहीं है। और इसीलिए बीजेपी के लोग कहते हैं कि मुझे 400 पार चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं लोकसभा में 2/3 का बहुमत हो जाए, मन चाहा संविधान बना लें। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने भी बयान दिया कि कुछ ऐसे फैसले होंगे जो हजारों साल लोग याद करेंगे। इस तरह बीजेपी के लोगों से पूछ